तो हम बात करते हैं यार वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है यार, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है इन द कंट्री। हाईएस्ट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन? प्रेसिडेंट। एंड इट रैंक सेकंड इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स यार। फर्स्ट कौन है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 जो है वो क्या बोलता है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट सर्व एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यार। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के जैसा काम करता है। एन ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से यहाँ पे प्रेरित हुआ है। इसका भी टर्म 5 ईयर है जैसे प्रेसिडेंट है उसका। ना इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 63 जो है वो बोलता है कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होना जरूरी है। एंड आर्टिकल 66 जो है ये क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें कौन कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में यहाँ पे इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट थे, लेकिन जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट थे। एंड उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है उस वो भी थे, बट यहाँ पे नो स्टेट एमएलएज आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो वोटिंग होती है इट इज़ बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड एंड विद अ सीक्रेट बैलेट। डाउट एंड डिसिप्लिन और डाउट एंड डिस्प्यूट्स की बात करें, है ना, तो डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन वो होगा डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर वाइस प्रेसिडेंट के डाउट्स होगा या फिर डिस्प्यूट्स होगा तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इफ डिक्लेयर्ड वाइड, है ना, एक्ट डन बाय हिम बिफोर वुड बी स्टिल वैलिड। मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको प्रीवियस में, मतलब आपको क्वेश्चन में घुमा दिया जाएगा। मतलब सपोज करो एक केस दे दिया जाएगा कि एक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, उसका इलेक्शन को वाइड कर दिया गया, और जो इलेक्शन हुआ से वाइड करने के बीच में सपोज उसने कुछ डिसीजन लिया, तो क्या वो डिसीजन जो होंगे वो वैलिड होंगे? हाँ बिल्कुल वैलिड होंगे। ये इंपॉर्टेंट है भाई। आपको बोल दिया जाएगा कि जो डिसीजन है इट शुड ऑल्सो बी वाइड, तो ये गलत है, वो वैलिड रहेगा। एंड आर्टिकल 100 जो है कॉलिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, कास्टिंग वोट जो होता है वो किसके पास होता है? वाइस प्रेसिडेंट का। अगर ये राज्यसभा में है तो वहाँ पे चेयरपर्सन होता है यार वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर यहाँ पे क्या हो गया, इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो गया, तो उसके पास कास्टिंग वोट होता है। आर्टिकल 100 इसको पावर देता है। ना क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जो क्वालिफिकेशन एमपी, राज्यसभा के एमपी बनने के लिए है, एक 30 ईयर्स या फिर इक्वल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, है ना, वो हमारे पास है यार। एंड ओथ जो है वो कौन देखता है? प्रेसिडेंट देखता है। रिमूवल की बात करें तो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। तो हमारे पास जो प्रेसिडेंट है अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट को देता है, एंड वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को देता है। रिमूवल कैसे होता है इसका भी यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी से। तो इफेक्टिव मेजोरिटी जो स्पीकर का जो रिमूवल है ना, वाइस बोलते हैं डेप्यूटी स्पीकर का जो रिमूवल है, एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट यार, एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द वाइस सभा, ये सब का रिमूवल कैसे होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी से। ठीक है, एंड रिजोल्यूशन इज ओनली इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा यार। इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा प्लस सिंपल मेजोरिटी इन द लोकसभा, एंड आफ्टर 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ता है भाई। एंड नो ग्राउंड इज मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक हमारे पास जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल हमारे पास प्रेसिडेंट के लिए मैंशनड है, लाइक वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, है ना, बैन करप्ट, तो ये सब यहाँ पे मैंशनड है। बट यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी रिमूवल प्रोसीजर, रिमूवल के जो क्राइटेरियाज हैं मेंशन नहीं है, ग्राउंड्स मेंशन नहीं है। नेक्स्ट जो मेंबर है भाई यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर, हमने प्रेसिडेंट की बात कर ली, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर ली। नेक्स्ट जो मेंबर है इट इज़ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है तो कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं होता फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यार, है ना। इट इज़ अपॉइंटेड बाय, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया है। आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा एस पीएम। ठीक है, जो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी होगा उसको पीएम के तौर पे अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इस आर्टिकल 75 में बोला गया। 74 बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु शैल एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देयर शैल बी
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये हमारे पास 74 बोलता है। एंड यहाँ पे दो इंस्टेंस हैं वेयर प्रेसिडेंट यूज इज डिस्क्रिशन। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए दो सिचुएशन होते हैं जहाँ पे अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकता है प्रेसिडेंट। यार अगर एक हंग पार्लियामेंट है, इफ़ पीएम डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, अगर पीएम अचानक से मर गए, लाइक इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, तो कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो अपने मर्जी से किसी को अपॉइंट कर सकता है। हंग पार्लियामेंट मतलब किसी का मेजोरिटी नहीं है, तो अपने मन से यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है। नाउ टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, या लाइक प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये हमारे पास 5-5 साल का टर्म होता है। उसी प्रकार का यहाँ पे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए होता है। गलत, प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए नहीं होता, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के लिए होता है। जनरली वो लोकसभा 5 साल के लिए चलता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल के लिए चलता है। एंड डज नॉट मीन प्रेसिडेंट कैन डिसमिस एनी टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जो है उसको डिसमिस कर सकता है कभी भी, है ना। does not means that president can dismiss any time, है ना। it can be dismissed only if lose majority in the Lok Sabha। pleasure of the president पे होल्ड करता है ऑफिस को, लेकिन डिसमिस तभी कर सकता है प्रेसिडेंट जब ये मेजोरिटी लूज कर दे लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 1980s की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया द प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट हिम द प्राइम मिनिस्टर and then ask him to prove his majority in the Lok Sabha with a reasonable period। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है किसी जगह को, किसी भी इंसान को, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है उसको अपॉइंट कर दिया था, पोस्ट करो प्रेसिडेंट ने, लेकिन उसको मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा एक रीजनेबल टाइम पीरियड जो कि बताया जाएगा लोकसभा के अंदर। एंड अगर पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव हिज मेजोरिटी बिफोर ही इज अपॉइंटेड। ठीक है, अपॉइंट करने के बाद किसी भी इंसान को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएम अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो पार्टी में नहीं है, उसको भी यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं, बट उसका मेजोरिटी बताना प्रूव करना पड़ेगा। 1997 में तो ये हाई कोर्ट ने बोला था ना, 1997 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इफ़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पर्सन मस्ट बिकेम अ मेंबर विद इन 6 मंथ आफ्टर बिकमिंग पीएम। ठीक है, सपोज पहले मैं बोला कोई भी हो सकता है, ऐसा बोला हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने। बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला कि नहीं भाई, पहले तो 6 मंथ के अंदर किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, अगर उसको पीएम बना दिया तो। एंड प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी। यहाँ पे हम मनमोहन सिंह की बात करें तो वो राज्यसभा से थे, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोकसभा से हैं। ब्रिटेन के अंदर पीएम शुड डेफिनेटली बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउसेस। जो हाउस ऑफ कॉमन है, लोअर हाउस, हमारे यहाँ लोकसभा है तो उसका मेंबर होना चाहिए ब्रिटेन के अंदर। ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर यार। ठीक है, हमारे पास वो अपर हाउस दैट इज राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, लोअर हाउस दैट इज लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है। नाउ पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, उसके रेफरेंस में बात करें तो वो रिकमेंड करता है मिनिस्टर्स, है ना, जिनको वो अपॉइंट करेगा, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किस किस मिनिस्टर को। सपोज एजुकेशन मिनिस्टर बोल दिए। एंड कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और रिकमेंड प्रेसिडेंट टू डिसमिस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर को यहाँ पे बोल सकते हैं तू रिजाइन कर। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक मेंबर को यहाँ पे हटा दो। एंड कैन कोलैप्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। अगर पीएम रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाता है। एंड डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जैसे डेथ हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाता है भाई। तो ये हमने बात की इन रिलेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर का रोल। Now, in relation to the president, Article 74 बोलता है there shall be a council of minister headed by the prime minister to aid and advise the president and he shall act in accordance with the advice। मतलब president जो है वो advice of the council of minister के हिसाब से काम करेगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस है इट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट यार, है ना। बट 44th इसी के बेसिस में यहाँ पे इमरजेंसी 1976 में लाया गया था, तो उसको चेंज करके, है ना, 1978 में कैन आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस। ठीक है, वो प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस से रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है, बाकी वो वापस से आया तो उसको अपना मानना ही पड़ेगा। 75 जो है बोलता है कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
पीएम को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। एंड पीएम बोलेगा प्रेसिडेंट को कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करे, है ना। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये भी इंपॉर्टेंट है यार। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, याद रखना, नॉट टू द पार्लियामेंट। ठीक है, लोग कंफ्यूज कर देते हैं आपको। आर्टिकल 78 क्या बोलता है? प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होगा? पीएम। प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बीच के बातचीत करने का एक साधन होगा। चेयरमैन ऑफ अदर बॉडीज़ है, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है नीति आयोग का, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन होता है, इंटरस्टेट काउंसिल का एंड CSIR का। इसमें आपको दो चीज़ याद रखना, नीति आयोग का एंड इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हमने बात की अबाउट व्हाट, होम, प्राइम मिनिस्टर की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी सेंटर स्टेट रिलेशन की। तो रिलेशन की बात करेंगे सेंटर के अंदर जो कि नेशनल गवर्नमेंट रन करता है, स्टेट जिसको रीजनल गवर्नमेंट रन करता है, इसके बीच का लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करेंगे, सेंट्रल स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करेंगे, फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशंस यार, जो पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है, वो सब बात करते हैं अबाउट द लेजिस्लेटिव रिलेशंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट। सो यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन की बात करें, जो पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगा वो दी होल ऑफ और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया पे लागू होगा। ठीक है, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। मैंने बताया था टेरिटरी इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन यार। ठीक है, यूनियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज के अंदर टेरिटरीज के अंदर यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स एज वेल एज एक्वायर्ड टेरिटरीज भी आते हैं। एंड कुछ लॉज का तो एक्स्ट्रा टेरिटरी लेजिस्लेशंस होता है, इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे अप्लाई होता है कुछ लॉज पार्लियामेंट का। ठीक है, बट जो स्टेट लेजिस्लेशंस है उसका सिर्फ और सिर्फ स्टेट में, उसका जो नियम बनाए जाएंगे स्टेट के द्वारा वो स्टेट के अंदर ही काम करेंगे। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्या बोलता है, जो कि आर्टिकल 254 के अंदर बताया गया है, नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड दी स्टेट। जो स्टेट लॉज हैं वो आउटसाइड दी स्टेट एप्लीकेबल नहीं होंगे एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन दी स्टेट। ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें 7th शेड्यूल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की बात करता है, आर्टिकल 246 यार, जहाँ पे यूनिट लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड करंट क्रेडिट लिस्ट। आर्टिकल 246 इसके बारे में बात करता है। एंड जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें जो 5 सब्जेक्ट थे उसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन है भाई? एजुकेशन, फॉरेस्ट, है ना, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो था पहले सब स्टेट लिस्ट में थे, इनको अब कहाँ डाल दिया गया? हाँ, इनको कंकरेंट लिस्ट में, मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों इसमें नियम बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये पहले कहाँ थे? स्टेट लिस्ट में थे, ये स्टेट लिस्ट से कहाँ चलेगा? कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, और क्या है भाई लेजिस्लेटिव रिलेशंस में, जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस इन द स्टेट फील्ड एंड स्टेट कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशंस की बात करें, तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड इसकी हम बात करें तो कुछ मामले में पार्लियामेंट जो है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में, उसमें पार्लियामेंट भी नियम बना सकता है यार। एंड सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन की बात करें तो किस किस स्टेट लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स में सेंटर कंट्रोल करता है यहाँ पे? तो जो गवर्नर है, रिजर्व बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है वो बिल रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए। एंड प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट वीटो यार, दैट इज आर्टिकल 200 एंड 201 क्या बोलता है? गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट यार, एंड इस पर एब्सोल्यूट वीटो, उसको चाहे उसको माने चाहे ना माने। ठीक है, सर्टेन बिल्स जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर, वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस की जरूरत पड़ती है अंडर आर्टिकल 304 यार। लाइक अगर रेस्ट्रिक्शन करना है ट्रेड एंड कॉमर्स का तो आपको पहले प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, फिर आपको स्टेट लेजिस्लेचर में उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है
आर्टिकल 360 सेंटर कैन डायरेक्ट टू रिजर्व, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुका है अंडर आर्टिकल 360 तो सेंटर जो है वो बोल सकता है स्टेट को कि आप रिजर्व करो मनी बिल और कोई फाइनेंशियल बिल। ठीक है। नाउ पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, पार्लियामेंट जो है किस स्टेट फील्ड में यहाँ पे लेजिस्लेशन कर सकता है, कब स्टेट मैटर्स में यहाँ पे लेजिस्लेट कर सकता है, नियम बना सकता है। जब राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249 की हाँ भाई पार्लियामेंट बना सकता है, तो राज्यसभा जो कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव है उसने परमिशन दे दिया अपने पास पार्लियामेंट को, तो बना सकता है। और इट इज सपोर्टेड बाई 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग एंड रिमेन इन फोर्स फॉर 1 ईयर। जो ये नियम बनाया जाएगा वो तभी जाके पास होगा जब 2/3 मेंबर्स उसको प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब सपोर्ट करेंगे तब। एंड ये 1 साल तक रहेगा एंड कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम। ठीक है। एंड सीजेस टू हैव इफेक्ट ऑन द एग्जेम्पशंस ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन फोर्स। ये जो राज्यसभा जो रेजोल्यूशन किया है कि इस पार्लियामेंट नियम बना सकता है, तो सीजेस टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीजेस टू बी इन्फोर्स। जब रेजोल्यूशन हट जाएगा तो 6 month के बाद अपने आप ये जो हमारे पास नियम बनाया गया था वो अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पे ये 6 month का ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है एंड 1 ईयर एट टाइम यहाँ पे इसको आप बढ़ा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, लागू कर सकते हैं स्टेट, है ना। स्टेट के ऊपर पार्लियामेंट नियम बना सकता है स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी ही है। एंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो है पार्लियामेंट जो है अंडर आर्टिकल 250 यहाँ पे क्या कर सकता है, नियम बना सकता है यार। लॉ बिकेम इनऑपरेटिव ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीजेस टू बी इन। ठीक है, इमरजेंसी सपोज खत्म हुआ तो 6 महीने बाद जो लॉ बनाया गया था वो भी खत्म हो जाएगा। जब स्टेट रिक्वेस्ट करता है आर्टिकल 252 की भाई पार्लियामेंट नियम बनाए, तो इसमें जो लेजिस्लेचर्स हैं 2 और मोर स्टेट के उसको बोलना चाहिए किसको, पार्लियामेंट को, कि भाई आप नियम बनाओ। पासेस रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया रिक्वेस्टिंग पार्लियामेंट टू इनैक्ट अ लॉ ऑन मैटर्स इन द स्टेट एंड इज लॉ अप्लाइड ओनली टू दोस स्टेट जिन्होंने बोला कि भाई हम इस स्टेट मैटर पे नियम बनाओ। एंड सच लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट। सपोज करो स्टेट ने बोला पार्लियामेंट को नियम बनाया, 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स ने बोला कि पार्लियामेंट को नियम बनाओ, पार्लियामेंट में नियम बनाया, तो इसी पर से पार्लियामेंट ही इसको क्या कर सकता है, रिपील कर सकता है, स्टेट रिपील नहीं कर सकते। और किस किस मैटर्स में यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो स्टेट मैटर्स में नियम बना सकता है, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट यार 253, 249, 250 एंड 253। 253 क्या बोलता है, टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। जो पार्लियामेंट है वो स्टेट मैटर्स में नियम बना सकता है। एंड 5वां जो मैटर जिसमें पार्लियामेंट नियम बना सकता है इट इज़ ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल या प्रेसिडेंट्स रूल के समय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर प्रेसिडेंट्स रूल यार। प्रेसिडेंट्स रूल के समय यहाँ पे जो नियम बनाए गए हैं तो पार्लियामेंट नियम बनाएगा प्रेसिडेंट्स रूल किसी स्टेट में, तो अब वो एक चीज़ और है कि अगर वहाँ पे जो नियम बना दिया गया है प्रेसिडेंट्स रूल खत्म होने के बाद भी वो लॉ चलते रहेंगे, याद रखना। बाकी सब खत्म हो जा रहे हैं एक प्रकार से, लाइक नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे है, तो नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के साथ यहाँ पे क्या हो गया, नियम 6 महीने बाद का क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, 6 month के बाद एक्सपायर हो गया उसके। यहाँ पे अगर सपोज करो राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया तो राज्यसभा के रेजोल्यूशन खत्म होने के 1 साल बाद ये खत्म हो गया। लेकिन अगर प्रेसिडेंट्स रूल के समय नियम बनाया गया तो प्रेसिडेंट्स रूल के जाने के बाद भी वो नियम ही रहेगा। ये हमने बात की अबाउट दी लेजिस्लेटिव रिलेशंस की। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। तो सेंट्रल स्टेट के बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट के ऊपर सेंटर का अधिकार होता है नियम बनाने का, बट 2 केसेस हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और पार्लियामेंट्री लॉ स्पेसिफिकली कन्फर्ड इट ऑन दी सेंटर। An exercise of rights, authority and jurisdiction conferred on it by any treaty or agreement कि इसको स्टेट वाली चीज़ को जब तक सेंटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ऐसा बोलेगा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये बोले गए हैं कि इसको सेंटर क्या करेगा, जिस स्टेट चीज़ को यहाँ पे क्या करेगा, लागू करेगा, तब तक पहला केस
या फिर दूसरा ऐसा कोई ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट के अंदर बोला गया कि इसको सेंटर यहाँ पे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा स्टेट लिस्ट वाले मैटर को, तब तक नहीं तो स्टेट की लिस्ट वाले मैटर को स्टेट ही एग्जीक्यूट करता है, कंकरेंट लिस्ट वाले को स्टेट एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। नाउ ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द सेंटर की बात करें, जनरल ऑब्लिगेशन की बात करें, इन कंप्लायंस विद द लॉज ना, जनरल ऑब्लिगेशन इन कंप्लायंस विद द लॉज, या फिर कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है नॉट टू इम्पेंड द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर इन स्टेट एग्जीक्यूटिव, लाइक आर्टिकल 365 यार। तो ऑब्लिगेशन हम बात कर रहे हैं स्टेट रिलेशंस की, तो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर क्या है, जनरल ऑब्लिगेशन है इन कंप्लायंस विद द लॉज, यहाँ पे इसको नियम लागू करने पड़ते हैं। कोई जब तक स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये वाला चीज़ जो है जो सेंटर ही करेगा स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर, तब तक। कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की बात करें तो पार्लियामेंट जो है एडजुडिकेट करता है अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ, लाइक इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट की बात करते हैं आर्टिकल 262, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को जो कौन देखता है यहाँ पे, पार्लियामेंट। एंड प्रेसिडेंट जो है ये एस्टेब्लाइज करता है इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है स्टेट्स के बीच में तो इंटरस्टेट काउंसिल इज आर्टिकल 263 एंड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इज आर्टिकल 262। एंड म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है विद कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर सकता है, गवर्नर विद कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर सकता है आप, एंड पार्लियामेंट विद कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर सकता है। एंड रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज हमको देखने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव यार फंक्शन जो है सेंटर के पास आ जाता है। एंड रिलेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यार जो चेयरमैन होते हैं एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। मतलब चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ठीक है, इसको कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर, बट इसको रिमूव कौन करता है भाई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। एंड पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यार, है ना, फॉर 2 और मोर स्टेट्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न, ठीक है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने मिलकर किसको बोला, पार्लियामेंट को बोला, तो वो आपस में 2 और मोर स्टेट से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे बना सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है भाई कि अपॉइंट कौन करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को, गवर्नर, बट रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमको देखने को मिलता है यार, जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट, दिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास है ना जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है उनको अपॉइंट कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट, किसके रिकमेंडेशन में, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेंटर डायरेक्शन टू द स्टेट की बात करें तो ऑन मैटर्स लाइक कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, ये हमारे पास सेंटर्स जो है कुछ मैटर्स में स्टेट को बताता है कि क्या करना है। आर्टिकल 265 जो है, इट इज़ फेलिंग टू कंप्लाई विद दिस डायरेक्शन, अगर ठीक है अगर यूनियन की बात नहीं मानी, स्टेट सेंटर ने कुछ बोला है स्टेट को, अगर उसकी बात नहीं मानी तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है भाई वहाँ पे। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करें तो इमीडिएट कंट्रोल जो है स्टेट का होता है, बट अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर का होता है, इसलिए तो इतना ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलता है। आर्टिकल 302 जो है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश ऑल इंडिया सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट 321 बोलते हैं, 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विस एस्टेब्लिश करने की पावर देता है भाई पार्लियामेंट को, नॉट दी प्रेसिडेंट। ये भी हम लोग पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट लिख के कन्फ्यूज करते हैं, नॉट दी प्रेसिडेंट यार, पार्लियामेंट। तो हमने बात की अबाउट एग्जीक्यूटिव रिलेशन की। नाउ फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट की बात करें तो प्रेजेंट पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज एज फॉलोज यार, मतलब पैसा जो सेंटर स्टेट के बीच में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आर्टिकल 268 जो है वो क्या करता है, लेवी कौन करेगा, टैक्सेस को एक तरह से सेंटर, कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट, अप्रोप्रिएशन स्टेट करेगा। सो वेरियस टैक्सेस की बात करें लाइक स्टैम्प ड्यूटीज़ जो हो गए ऑन शेप्स, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस, इस सब में जो स्टैम्प ड्यूटीज़ लगते हैं उसको कलेक्ट करेगा स्टेट, बट जाएगा किसके पास, सेंटर के पास। आर्टिकल 269 जो है
यहाँ पे टैक्सेस जो कि इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स के ऊपर लगते हैं, रिवेन्यूज डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कौन स्टेट कलेक्ट करेगा? स्टेट्स कलेक्ट करेगा, जाएगा किसके पास? सेंटर के पास। एंड ऑल टैक्सेस इन द यूनियन लिस्ट, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसको कौन कलेक्ट करेगा? सेंटर, जाएगा इसके पास? सेंटर के पास। बट उसको आपस में कौन शेयर करेगा? सेंटर एंड द स्टेट। और ये जो वेरियस टैक्सेस लाइक स्टैम्प ड्यूटीज चेक, ये सब स्टेट के पास जाता है। ये इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स का ये भी जो पैसा स्टेट के पास जाता है। बट जो सरचार्जेस ऑन टैक्स लगते हैं आर्टिकल 268, 269 एंड 270, यहाँ पे जो सरचार्जेस लग रहे हैं वो सेंटर कलेक्ट करती है, सेंटर के पास ही जाता है और सेंट्रल लेवी में आता है। आर्टिकल 269A की बात करें जो कि बात करता है अबाउट जीएसटी की, तो जीएसटी के अंदर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ हैं उसको सेंटर कलेक्ट करता है और सेंटर के पास जाता है ना। जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ हैं वो भी सेंटर कलेक्ट करता है, सेंटर के पास जाता है। बट जो स्टेट जीएसटीज़ है उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज़, वैट, जो सब तो ये सब सारे जीएसटी के अंदर तो सारे आते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जो स्टेट जीएसटी है उसमें स्टेट कलेक्ट करता है, इसके पास स्टेट के पास जाता है। एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी को कलेक्ट करता है सेंटर, और सेंटर स्टेट दोनों के पास जाता है। जीएसटी के अंदर जो टैक्सेस इंक्लूड है इसमें हम बात करते हैं बट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ की, सर्विस टैक्स की, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ की, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज़ की, वैट, सेल टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सब जीएसटी कलेक्ट होता है। बाकी कुछ सेंट्रल जीएसटी में जाता है, कुछ स्टेट जीएसटी के अंदर जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रांट इन एड टू दी स्टेट्स को, जो पैसा स्टेट्स को मिलता है तो स्टेटेटरी ग्रांट्स जो कि अंडर आर्टिकल 275 यहाँ पे मिलते हैं। पार्लियामेंट में ग्रांट टू दी स्टेट इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर पैसा चाहिए स्टेट्स को, है ना, नॉट टू दी एवरी स्टेट, जिसको पैसा चाहिए उस स्टेट को यहाँ पे स्टेटेटरी ग्रांट देता है पैसा, और ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, स्टेटेटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275। डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ठीक है, पार्लियामेंट के पास है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेटरी ग्रांट। डिस्क्रिशनरी ग्रांट में क्या होता है? सेंटर एंड द स्टेट मेक्स एन एग्रीमेंट, है ना, मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस, किसी पब्लिक पर्पस के लिए दे रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, और ये ऑब्लिगेशन है, देना पड़ता है। अदर ग्रांट्स, तो दो चीज़ रखना भाई, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स एंड स्टेटरी ग्रांट्स। स्टेटरी ग्रांट्स में आर्टिकल 275 एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट 282। अदर ग्रांट्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, थर्ड टाइप ऑफ ग्रांट फॉर टेम्पररी पीरियड एंड ग्रांट्स ऑन जूट एक्सपोर्ट फॉर असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये हमारे पास और भी ग्रांट्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। एंड ये 10 ईयर्स के लिए ही था बट इसको एक्सपार्ट बढ़ाया जा रहा है। तो ये हमने बात की अबाउट द ग्रांट्स इन एड्स की, हमने बात की अबाउट फाइनेंशियल रिलेशन, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द इंटर स्टेट रिलेशन की। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द इंटरस्टेट रिलेशन की अगर हम बात करें तो एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, भाई 262 वाटर डिस्प्यूट सुनते ही, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट सुनते ही 262 याद आना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए वो क्या है? यहाँ पे एंट्री 17 के अंदर एक स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट के अंदर वाटर के साथ डील करता है। एंड एंट्री 56 जो कि यूनियन लिस्ट है वहाँ पे रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली की बात की गई है। आर्टिकल 262 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट यार, है ना। सो स्टेट लिस्ट का पार्ट है बट यहाँ पे जो रेगुलेशन है इंटरस्टेट रिवर्स का वो हमारे पास यूनियन लिस्ट के अंदर है। कोई डिस्प्यूट हुआ तो 262 के अंदर यहाँ पे देखा जाएगा। नाउ कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स, तो इंटरस्टेट काउंसिल्स के बारे में भी आर्टिकल याद रखना भाई। इंटरस्टेट काउंसिल्स के लिए जो आर्टिकल है इट इज़ 263। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए है 262 एंड इंटरस्टेट काउंसिल्स के लिए है हमारे पास 263। तो इंटरस्टेट काउंसिल्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी जो कि हमारे पास ARC बोलते हैं, 1966 में जो बनाया गया था। राजमन्नार कमेटी जो कि 1969 में बनाया गया था। सरकारिया कमीशन जो कि 1983 के अंदर बनाया गया था। इन तीनों ने, है ना, बोला कि हमारे पास एक इंटरस्टेट काउंसिल बनाना है ना। तो आपसे कोई क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है कि राजमन्नार कमेटी इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन यार, है ना। एंड सरकारिया कमीशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेंटर स्टेट कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन यार। तो ये सब किस लिए बनाया गया था? इन सब ने तीनों ने बोला कि भाई आप एक क्या बनाओ, इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ। एंड गवर्नमेंट ने सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे क्या बनाया, है ना,
इंटरस्टेट काउंसिल बनाया। एंड पुंची कमीशन जो 2007 में आया था, इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल यार, ठीक है। तो पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, राजमन्नार कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, दिस फोर आर व्हाट दे आर रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन यार, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया अंडर आर्टिकल 263, इसमें मेंबर्स की बात करें तो चेयरपर्सन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इसमें होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका लेजिस्लेटिव नहीं है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर इसमें होंगे। एंड गवर्नर इफ स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, एंड गवर्नर्स इफ स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, तो वहाँ के इसके मेंबर्स होते हैं 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर्स, एंड जो मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर, वो इसके मेंबर्स होते हैं यार इंटरस्टेट काउंसिल्स के। ना फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात करें, जो ट्रेड बैरियर्स हैं विद इन द स्टेट नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, सो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दिया गया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रो आउट द कंट्री की, सब इंटरस्टेट जो ट्रेड है वो किया जा सकता है, उनको यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है अंडर आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक, जो कि पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड ऐसे सिमिलर राइट्स हमको फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी मेंशन हुई देखने को मिलते हैं, लाइक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी जो है वो राइट टू कैरी आउट ट्रेड एंड बिजनेस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये हमको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने बात की अबाउट द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की, तो यहाँ पे डज नॉट कम्स अंडर सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब अगर दो नदी के बीच में, दो स्टेट के बीच में अगर लड़ाई हुआ है नदी के लिए, तो आप डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते भाई, ठीक है, याद रखना। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। इसके लिए क्या होगा, गिव्स पार्लियामेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैंस यहाँ पे दो लॉज बनाए गए हैं, एक रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956 एंड एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। यहाँ पे म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात की गई है। एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन है टेरिटरी, हैंस जो एक्ट एंड रिकॉर्ड्स में नॉट बी रिकॉग्नाइज यार। टू रिजॉल्व और टू रिमूव सच डिफिकल्टी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ क्लॉज फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, मतलब जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा, है ना, फुल फेथ एंड क्रेडिट इज गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट यार, ठीक है। ये इंटर स्टेट, इसके अंदर जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956 के अंदर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इसके अंदर ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मानना पड़ेगा यार, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते कि इसका आप भाई मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट व्हाट, म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की, दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंटरस्टेट रिलेशंस यार। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट दी जोनल काउंसिल्स की, तो स्टेटरी बॉडीज़ हैं यार, है ना, दिस आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दिस आर नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर मेड बाय एन एक्ट दैट इज स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर बनाया गया, इसीलिए स्टेटरी बॉडीज़ हैं। 5 जोन्स में डिवाइड किया गया इंडिया को, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ सेंट्रल, साउदर्न एंड ईस्टर्न, ये हमारे पास इंडिया है अगर, तो यहाँ पे नॉर्दर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ सेंट्रल, साउदर्न एंड ईस्टर्न, ये 5 जोन्स में यहाँ पे डिवाइड हैं। तो जोनल काउंसिल्स आर स्टेटरी बॉडीज। ओनली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल विद सेपरेट एक्ट, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्न में, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न अलग है भाई, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न अलग है और ईस्टर्न अलग है, ठीक है। अगर यहाँ हमारे पास ये इंडिया हो गया, तो ये ईस्टर्न है, ये नॉर्थर्न है, ये वेस्टर्न है, ये नॉर्थर्न सेंट्रल, ये साउदर्न, ये नॉर्थ ईस्टर्न अलग है। ओनली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल विद सेपरेट एक्ट, जिसके लिए एक्ट आया भाई नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। एंड कंपोजिशन की बात करें तो जोनल काउंसिल का जो चेयरमैन कौन होता है, यूनियन होम मिनिस्टर। मेंबर्स की बात करें तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स होते हैं। स्टेट्स में सारे सीएम्स जितने भी स्टेट्स के होते हैं वो सब वाइस चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और रोटेटरी बेसिस हर एक साल में अलग अलग यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उसकी यहाँ पे मेंबरशिप होती है, वाइस चेयरपर्सन, चेयरमैन तो होम मिनिस्टर होगा, है ना। 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट्स ऑफ द जोन्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर यार, है ना, हर स्टेट से 2 और मिनिस्टर्स यहाँ पे अपॉइंट करता है। तो ये कंपोजिशन हमसे पूछा जाता है भाई, याद रखना, ये दोनों कंपोजिशन हमसे पूछे जाते हैं।
यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। एडवाइजर्स होते हैं यार स्टेट्स के, तो इसमें सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंटल कमिश्नर्स जो होते हैं वो एडवाइजर्स होते हैं। मेंबर्स की बात करें, दिस आर नॉमिनेटेड बाय नीति आयोग, ये सब मेंबर्स एडवाइजर के तौर पे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट जोनल काउंसिल्स की एंड इंटर स्टेट रिलेशंस की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन्ड है। क्या ग्राउंड है भाई? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। इन तीनों कंडीशंस में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी जो है वो अप्रूव किया जा सकता है एंड, है ना, मतलब लाया जा सकता है। एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा, है ना, 1 महीने के अंदर यहाँ पे इसको अप्रूव करना चाहिए जो नेशनल इमरजेंसी है उसको। एंड ये स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव किया जाता है, दैट इज़ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। लाइक 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, तो इसके 50% से ज़्यादा, है ना, प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका 543/2 करूँगा तो ये हो जाएगा 1 कैरी 73, 273 से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए एंड 2/3, इसके 2/3 क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 543/3, ये हो जाएगा 12481, 181 इंटू 2 मतलब 2 1 जा 2, 2 6, 2 8 जा 16, 6 1 कैरी 362 से ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए और 273 से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ, ये जो नेशनल इमरजेंसी है 6 महीने तक कंटिन्यू करेगा एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू अ इंडेफिनेट पीरियड बाय टेकिंग अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। मतलब राज्यसभा लोकसभा से इस प्रकार से प्रोसीजर से पास होगा तो ये 6 महीने करके इंडेफिनेट पीरियड तक चल सकता है एंड लास्ट फॉर 6 मंथ ओनली एट अ टाइम। एनी टाइम प्रेसिडेंट बाय रेजोल्यूशन, है ना, रेजोल्यूशन लोकसभा में प्रेसिडेंट जो है वो पास करके इसको क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। उसके बाद ख़त्म। तो ये हमने बात की अबाउट दी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। नेक्स्ट प्रेसिडेंट्स रूल की बात करें 256 एंड 356 एंड 365 जो है 5/6 एंड 6/5 जो है वो किसके साथ, प्रेसिडेंट्स रूल के साथ डील करते हैं। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड फेलियर ऑफ स्टेट टू गिव इफेक्ट टू एनी डिस्क्रिशन फ्रॉम दिस डायरेक्शन जो है सेंटर का नहीं माना या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गया तो प्रेसिडेंट्स रूल यहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है किसी स्टेट के अंदर आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 के अंदर। पार्लियामेंट की अप्रूवल की चाहिए जरूरत है भाई। देखो पार्लियामेंट की अप्रूवल जो है इसमें 1 मंथ के अंदर होना चाहिए, नेशनल इमरजेंसी बड़ा मैटर है, 2 मंथ के अंदर होना चाहिए, छोटा मैटर है यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल यार, बोथ दी हाउस। ठीक है, एंड क्या तरह की मेजोरिटी, देखो भाई हमारे पास देखा हमने कि नेशनल इमरजेंसी में एक तरह से स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती थी यार यहाँ पे, एंड सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% इज 273 लोगों से ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए एंड वोट होना चाहिए, उसका मेजोरिटी 273 का प्रेजेंट होना चाहिए एंड उसमें वोट करें और वो उससे उसका मेजोरिटी है 273 का आधा कर दो। एंड ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या, ये भी 6 महीना है। ठीक है, बट ये ऐसा है कि दोनों 6 मंथ का टाइम है, नेशनल इमरजेंसी 6 महीने तक चलता है, प्रेसिडेंट्स रूल भी 6 महीने तक चलता है, बट ये 6 करके इंडेफिनिट पीरियड तक चल सकता है। बट जो ड्यूरेशन है नेशनल प्रेसिडेंट्स रूल का वो 6 कितने साल तक, 3 साल तक चल सकता है। सो कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर बाय टेकिंग अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। सो ड्यूरेशन ऑफ लॉज जो इस समय बनाए जाएंगे प्रेसिडेंट्स रूल के समय वो लास्ट करेंगे फॉर एवर, बट उसको हटा सकता है प्रेसिडेंट एनी टाइम, जो नियम है उसको। एंड यहाँ भी प्रेसिडेंट हटा सकता है, पार्लियामेंट अप्रूव किया, प्रेसिडेंट हटा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ग्राउंड क्या है, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई थ्रेट है या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया कोई नुकसान पहुंच रहा हो तो ये हमारे पास 2 मंथ के अंदर अप्रूव करना जरूरी है भाई हाउसेस को, दोनों हाउसेस को। तो भाई 1 महीना किसमें है, नेशनल इमरजेंसी बड़ा मैटर है तो 1 महीने के अंदर दोनों हाउस को अप्रूव करना जरूरी है। प्रेसिडेंट्स रूल थोड़ा छोटा मैटर है तो दोनों 2 महीने का टाइम दिया गया प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी में। और यहाँ भी सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करना पड़ता है दोनों हाउसेस को यार,
मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए चल सकता है अंटिल जब तक रिवोक ना किया जाए। देयरफॉर नो प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम पीरियड है, एंड अभी रिपीटेड पीरियड का भी, एंड इट लास्ट अंटिल द फाइनेंशियल ईयर इज ओवर। एनी टाइम प्रेसिडेंट इसको रिवोक कर सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें 3 ईयर का जो क्राइटेरिया है 3 साल तक चलेगा, वो किस में है भाई? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रूल में। बाकी इंडेफिनेट पीरियड के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी भी, इंडेफिनेट पीरियड के लिए नेशनल इमरजेंसी भी चल सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट तीनों को कौन रिवोक करेगा? प्रेसिडेंट। इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कंपेरिजन ऑफ वेरियस बिल्स की बात करें, सो ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2 एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इन सबको यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। तो ऑर्डिनरी बिल को यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मतलब मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंस बिल 1 को भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, बाकी फाइनेंस बिल 2 को लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल को कोई भी एमपी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है। मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर, मतलब जिसके पास इंपॉर्टेंट पोस्ट हो वही इंट्रोड्यूस कर सकता है। फाइनेंस बिल 1 जो कि इंपॉर्टेंट चीज़, देखो भाई मनी बिल एंड फाइनेंस बिल 1 इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। फाइनेंस बिल 2 को कोई भी एमपी इंट्रोड्यूस कर सकता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी कोई भी एमपी इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्रायर परमिशन की, देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल 1 प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है मनी बिल में और फाइनेंशियल बिल 1 में, बाकी इसमें जरूरत नहीं पड़ती, इसमें भी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। मेजोरिटी की बात करें तो देखो भाई सब में सिंपल मेजोरिटी जरूरत पड़ती है पास होने के लिए, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हो तो आपको क्या पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ है भाई, है ना। मनी बिल जो है 14 डेज के अंदर पास करना पड़ेगा। फाइनेंस बिल 1 भी 6 मंथ है, फाइनेंस बिल 2 भी 6 मंथ है। मनी बिल में सिर्फ 14 डेज है यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन, जिसके अंदर आपको इसको पास करना है। जॉइंट सिटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में और मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है भाई, याद रखना। मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। स्टेटस की बात करें तो लोकसभा का बराबर स्टेटस है, लोकसभा राज्यसभा का बराबर स्टेटस है, लोकसभा राज्यसभा का बराबर स्टेटस है, लोकसभा राज्यसभा का बराबर स्टेटस है, बट मनी बिल में लोकसभा का स्टेटस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राज्यसभा यार। प्रेसिडेंट कैन, देखो भाई एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड रिटर्न दी ऑर्डिनरी बिल, एक्सेप्ट, नॉट रिजेक्ट और रिटर्न। ठीक है ना, एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, नॉट रिटर्न, रिटर्न नहीं कर सकता मनी बिल को। एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड रिटर्न, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड रिटर्न, मस्ट गिव हिज असेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अपना असेंट देना ही पड़ता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, और नहीं रिटर्न कर सकता मनी बिल को। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोल दिया कि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। आर्टिकल जो है मनी बिल के साथ जो रिलेटेड है दैट इज 110, फाइनेंशियल बिल 1 के साथ 117 क्लॉज 1, फाइनेंशियल बिल 2 के साथ 117 क्लॉज 3 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के साथ आर्टिकल 368 इट इंक्लूड। ठीक है, तो मनी बिल के अंदर ओनली मैटर्स जो कि टैक्सेशन है ना, इम्पोजिशन, एक्विजिशन, टैक्सेशन के साथ रिलेटेड है, उसके साथ मैटर जो डील करता है वो मनी बिल के अंदर आएगा। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई रिलेटेड मैटर है तो वो मनी बिल के अंदर आएगा। कस्टडी ऑफ कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इनसे पैसा निकालना है तो वो मनी बिल के अंदर आएगा। एंड ऑल मैटर्स ऑफ मनी बिल प्लस अदर मैटर्स जो है फाइनेंस बिल में आते हैं। एंड एक्सपेंडिचर हमको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फाइनेंस बिल 2 का इस्तेमाल किया जाता है ना। एक होता है पब्लिक बिल जो कि इंट्रोड्यूस करता है मिनिस्टर, एक होता है प्राइवेट बिल जो कि कोई और एमपी अदर देन मिनिस्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। मिनिस्टर साथ जो इंपॉर्टेंट पोस्ट रखते हैं उसको मिनिस्टर्स कहते हैं। एंड जो पब्लिक बिल है इट रिफ्लेक्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट यार, एंड जो प्राइवेट बिल है इट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन क्या सोच रहा है। पब्लिक बिल अगर ये रिजेक्ट होता है इट लीड्स टू वांट है ना, लीड्स टू वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। अगर पब्लिक बिल रिजेक्ट हो जाए, जो गवर्नमेंट बनाया है उनका बिल, उनका प्रस्ताव रिजेक्ट हो जा रहा है, मतलब उनको कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ेगा। एंड इट इज़ ड्राफ्टेड इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट एंड 7 डे का नोटिस रिक्वायर्ड है भाई। अगर आपको
पब्लिक बिल डालना है तो, एंड ग्रेटर चांसेस है इसके अप्रूवल के। बाकी जो प्राइवेट बिल है ना, इसके रिजेक्शन हैज़ नो इम्प्लीकेशन यार, एंड ड्राफ्टिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न एमपी, जो प्रस्तुत करेगा उसका ये जिम्मेदारी है। एंड रिक्वायर्ड 1 मंथ नोटिस, अगर आपको प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस करना है तो 1 मंथ, एंड पब्लिक बिल तो 7 डेज। एंड लेसन चांसेस ऑफ अप्रूवल होते हैं यहाँ पे किसके, प्राइवेट बिल के। तो ये हमने बात की अबाउट दी कंपेरिजन ऑफ वेरियस बिल्स। नेक्स्ट हम बात करें यार अबाउट द गवर्नर की। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर यहाँ पे कौन कौन आता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। सो आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सॉरी पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द गवर्नर की। सो गवर्नर जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, लाइक द प्रेसिडेंट इन द सेंटर, एंड इट इज़ द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यार। जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उससे सेम गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर बनने के लिए 35 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए 35 ईयर या 35 ईयर से ज़्यादा। एंड सुप्रीम कोर्ट जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, इट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। याद रखना भाई, गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए मतलब के बाद हमारे पास एक गवर्नर को 2 स्टेट्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। कन्वेंशन ये लिया जाता है कि जो गवर्नर है इट शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जिस स्टेट में सपोज छत्तीसगढ़ से कोई गवर्नर छत्तीसगढ़ के लिए हमको अपॉइंट करना है तो ये कन्वेंशन इस्तेमाल किया जाता है कि छत्तीसगढ़ का ना हो, ये है ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं बट कन्वेंशन। प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कंसर्न स्टेट चीफ मिनिस्टर, अगर उस स्टेट में हमको गवर्नर अपॉइंट करना है तो जो प्रेसिडेंट है उसको उसकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। ये भी कन्वेंशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ओथ जो है वो कौन एडमिनिस्टर करता है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। लाइक प्रेसिडेंट का ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे सुनता है, एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ है उसको प्रेसिडेंट सुनता है, तो उसी प्रकार का यहाँ भी है। कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करें तो ही शुड नॉट बी एन एमपी और एमएलए यार, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए गवर्नर बनने के लिए। एंड एमोल्यूमेंट्स प्रिविलेज जो डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट वो मिलेगा, है ना, नॉट दी स्टेट लेजिस्लेचर। याद रखने यहाँ पे लोग कुछ स्टेट लेजिस्लेचर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा भाई। ये जो एमोल्यूमेंट्स हैं प्रिविलेजेस हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। इफ़ देखो भाई, एक गवर्नर को 2 या फिर उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए यहाँ पे बनाया गया है गवर्नर, देन जो पैसा इसको मिलता है इट इज़ शेयर्ड इन प्रोपोर्शन डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेगा, नॉट द पार्लियामेंट। बस कंफ्यूजन यहाँ पे प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट करके आपको स्टेटमेंट को गलत करवाया जाएगा। तो उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यही समझना है भाई कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है। अपॉइंटमेंट टर्म एंड रिमूवल की बात करें तो उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट 5 साल के लिए गवर्नर को अपॉइंट करता है, एंड इट इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यार। लाइक प्राइम मिनिस्टर, सॉरी कौन और ऑफिस होल्ड करता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर यार, है ना। एंड नो ग्राउंड फॉर द रिमूवल, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड ऑफ रिमूवल नहीं बताया गया है गवर्नर के लिए। प्रेसिडेंट के लिए बताया गया है कि भाई, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, बट गवर्नर के लिए कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर की बात करें तो अनलाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर कैन एट अ टाइम एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिप्शन अंडर आर्टिकल 163। तो गवर्नर के पास ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होता है एज कम्पेयर टू द प्रेसिडेंट यार। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या बोला, जो मिनिस्ट्रियल जो एडवाइस है इट इज़ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, बट इन केस ऑफ गवर्नर ये बाइंडिंग नहीं है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो वो सीएम को एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, एंड अपॉइंट करता है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को फॉर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। इन स्टेट्स के, इन 4 स्टेट्स के जो गवर्नर होंगे एक ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। एंड ऑल्सो अपॉइंट एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर, बट रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को स्टेट के अंदर यहाँ पे रिकमेंड करता है, किसको, प्रेसिडेंट को। एंड चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, जो गवर्नर होता है ऑफ एनी स्टेट इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट।
लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, एक्जीक्यूटिव पावर्स के बाद जो गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर्स की, तो 1/6 जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसको नॉमिनेट कौन करता है यार? गवर्नर। लाइक जो 12 मेंबर्स हैं उसको कौन नॉमिनेट करता था? प्रेसिडेंट राज्यसभा में। एंड ही डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को पूछ के क्या करता है, जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कोई एमएलए का कोई यहाँ पे अदल बदल कर रहा है, तो उसको यहाँ पे ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के यहाँ पे क्वेश्चन को देखता है। ये जो था यही काम कौन करता है? स्पीकर करता है इन दी लोकसभा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द मैटर ऑफ डिफेमेशन की बात करें, व्हेन द बिल इज सेंड टू गवर्नर, जब बिल सेंड किया जाता है गवर्नर का, तो गवर्नर क्या कर सकता है? अपना सहमति दे सकता है, असेंट, या फिर असेंट को रोक के रख सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है। इफ़ नॉट अ मनी बिल, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता भाई, बाकी सब बिल को रिटर्न कर सकता है। एंड गिव असेंट इफ पास्ड, है ना। रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, अपना सहमति दे सकता है, नहीं दे सकता, रिटर्न कर सकता है, और अगर उसको प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के साथ भी रोक रख सकता है, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। या फिर यहाँ पे एक और पर्पस है हमारे पास एक और लेजिस्लेटिव पावर है किसके पास? गवर्नर के पास, कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 213 प्रेसिडेंट के पास भी है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है यार, अंडर आर्टिकल 123। प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस बना सकता है, अध्यादेश पेश कर सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर की बात करें, फाइनेंशियल पावर ऑफ हुम? फाइनेंशियल पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट और गवर्नर के फाइनेंशियल पावर की बात करें, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कौन करता है भाई? एमपी, एमएलए, बट प्रायर रिकमेंडेशन किसकी जरूरत है? मनी बिल इज इंट्रोड्यूस विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन, गवर्नर जब इसको रिकमेंड करेगा तभी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड, जो इमरजेंसी फंड ऑफ द स्टेट है वहाँ से पैसा कौन निकाले? गवर्नर। एंड जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? गवर्नर। जुडिशियल पावर की बात करें तो वो पार्डन कर सकता है, बट डेथ सेंटेंस को पार्डन, और जो कोर्ट मार्शल उसके खिलाफ जो कोई तो जो पार्डनिंग पावर है, फिर जुडिशियल पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं, बट पार्डन कर सकता है बिल्कुल यार ये। रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन एंड ओनली सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट द डेथ सेंटेंस एंड नॉट पार्टर द डेथ सेंटेंस। अब बताओ भाई साहब, मैंने सबकी ट्रिक बता के रखी है। सबसे पहले तो बात करता हूँ पार्डन का मतलब क्या होता है। पार्डन का मतलब उसको बरी कर देना, कन्विक्शन एंड जो ड्यूरेशन है दोनों को ख़त्म कर देना। रिप्राइव, रिप्राइव मतलब लगने से सर्वाइव जैसे लग रहा है, सर्वाइव मतलब क्या होता है? स्टे लगाना, रोक देना किसी भी कन्विक्शन को। रेस्पाइट, ठीक है। रिमिशन का मतलब क्या है? इसमें रिमिशन में क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग करने की बात की जा रही है। रिमिशन में क्या है? रिड्यूस करना है भाई, ड्यूरेशन को रिड्यूस करते हैं यहाँ पे विदाउट चेंजिंग दी नेचर, नो चेंज इन दी नेचर। ठीक है, कम्यूटेशन में क्या होता है? म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? नेचर चेंज हो जाता है इसमें, है ना। ड्यूरेशन सेम, ठीक है। रेमिट, ठीक है। रेस्पाइट की बात कर ली भाई, रेस्पाइट में क्या होता है? कोई स्पेशल सिनेरियो है यहाँ पे, स्पेशल सिनेरियो लाइक कोई प्रेग्नेंट हो गया तो उसके केस में उसको सज़ा कम कर सकता है। कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट के साथ, अगर वो अपॉइंट कर रहा है जब दी हाई कोर्ट को, तो अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट का जो गवर्नर ही, लेकिन किसके साथ कंसल्ट करके? प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके। ऑल्सो अपॉइंट करता है पोस्टिंग प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं उसको यहाँ पे ये देखता है गवर्नर, किसको कंसल्ट करता है? हाई कोर्ट को। एंड अपॉइंट पर्सन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, कंसल्ट करता है हाई कोर्ट एंड एसपीएससी को। अगर वो जुडिशियल सर्विस में कोई पर्सन को अपॉइंट कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा तो वो किसको कंसल्ट करता है? हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी गवर्नर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर की। तो आर्टिकल 169 जो है वो क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन एबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएट इट। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को पार्लियामेंट बना सकता है और उसको
हटा भी सकता है। इफ़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन जिसमें स्पेशल मेजोरिटी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नॉट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जा रहा है तो वो अमेंडमेंट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड ये जो है सिंपल मेजोरिटी से पास होगा पार्लियामेंट में और स्पेशल मेजोरिटी से जिस स्टेट असेंबली ने बोला कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है उस पर। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल याद रखना भाई, आर्टिकल 163 जो है वो किसके साथ रिलेटेड है यहाँ पे, क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ रिडक्शन की बात करें तो हमारे पास लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती, हर जगह सेम होगा ऐसा भी नहीं है। ओनली 6 स्टेट्स के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है। कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं भाई, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उसका भाई तेलंगाना, यूपी और उसका भाई बिहार एंड कर्नाटका। आंध्र प्रदेश का भाई, यूपी और उसका भाई एंड कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये 6 स्टेट्स हैं इनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। स्टेट लेजिस्लेचर हम बोलते हैं उसका मतलब क्या क्या है भाई, गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इट इज़ 500 यार, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 60। ये जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए 60 से भी कम हो सकता है। फॉर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा मिनिमम इज़ ओनली 30 यहाँ पे इनके पास है, मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 646 है, तो ऐसा नहीं कि भाई 60 से कम नहीं हो सकता। इलेक्शन की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 21+ ईयर वाले जो है वोट कर सकते हैं, एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो भी यहाँ पे होंगे भाई। एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था पहले बट उसको एबॉलिश कर दिया गया 2019 में जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उससे। जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, मतलब जो MLAs होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं अगर डिसॉल्व नहीं हुआ, एंड इसको डिसॉल्व कौन कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नर, एंड कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी यार, 1 साल तक एट ए टाइम बट नॉट बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर सीजेशन, मतलब 1 साल करके यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को बढ़ाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय। अगर ये खत्म हो गया नेशनल इमरजेंसी तो प्लस 6 महीने तक और चलेगा। नाउ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो हर स्टेट के अंदर, सपोज छत्तीसगढ़ है तो इसके अंदर यहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एक डिमार्केशन देखने को मिलता है। ये जो डिमार्केशन है ये पॉपुलेशन अपॉन स्टेट के बेसिस में यहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में चीज़ें बटी होती है। ईच स्टेट हैड दिस डिमार्केशन अ रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज टू द सीट अलोकेटेड इन सेम थ्रू आउट द स्टेट, ठीक है। पॉपुलेशन कितने पॉपुलेशन में कितना सीट दिया जा रहा है ये सेम होता है। सपोज यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन में, नहीं 10 लाख पॉपुलेशन में सपोज एक सीट मिल रहा है तो हर जगह एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई जाएंगी हर में 10-10 लाख लोग ही होंगे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए क्या सेम होता है, पॉपुलेशन अपॉन सीट का रेशियो। एंड जब हम प्रेसिडेंट सिलेक्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया कि MP का जो वोट कैलकुलेट करते हैं उसमें हमारे पास सीट अपॉन पॉपुलेशन का रेशियो जो था वो सेम था। रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस की बात करें तो इफ़ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन एन असेंबली ऑफ ईच स्टेट्स, डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड इसको डिटरमाइन कौन करता है, पार्लियामेंट, जो हर सेंसस के बाद यहाँ पे रीएडजस्ट होता है भाई कितना सीट्स होगा कॉन्स्टिट्यूंसीज में। SCs एंड ST को रिजर्वेशन मिलता है हर स्टेट के अंदर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ SCs एंड STs, एंड ओरिजिनली हर 10 साल के लिए बनाया गया था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टेट के हिसाब से यहाँ पे हम सीट्स रिजर्व करेंगे, बट लेटर उसको एक्सटेंड करते करते यहाँ पे 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, जो कि यहाँ पे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ था उसमें क्या हुआ, पहले तो एंग्लो इंडियन की सीट को हटा दिया गया, एंड यहाँ पे 10 साल के लिए जो स्टेट्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे जो रिजर्वेशन था STs का, सपोज छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 12% SCs हैं तो जो 12% सीट्स होंगे स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली में वो किसको मिलेंगे, STs को मिलेंगे। नाउ स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें, स्पीकर से पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट दी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो स्ट्रेंथ होता है एडेस मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है भाई, MLA के 1/3
एंड मिनिमम 40। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं एमपी सॉरी जो एमएलए हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट एनुअल स्ट्रेंथ फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। एंड 5/6 जो मेंबर्स होंगे दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट 5/6। 1/3 जो होंगे लोकल बॉडीज से आएंगे, 1/3 जो होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से आएंगे, एंड 1/12 जो होगा इट इज़ ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर्स स्टडी जो किया है एंड जो स्टेट्स में रिसाइड कर रहे हैं वो ग्रेजुएट्स। एंड 1/12 जो टीचर्स होंगे 3 ईयर्स इन स्टेट्स वो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। तो देखो 2 1/3 है, 2 1/12 है, 1/5/6 है। नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो 1/6 यहाँ पे जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं यार, ये सब तो इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, ये सब तो इलेक्ट किए जाएंगे। ये यहाँ पे ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे, यहाँ पे लोकल बॉडी से, लेजिस्लेटिव असेंबली से ये। एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं 1/6 जो मेंबर्स हैं उसको कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर। ऐसे लोगों को अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है गवर्नर जिनका एक्सपीरियंस हो इन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल सर्विस एंड साइंस में। ड्यूरेशन की बात करें तो जैसे राज्यसभा होता है सेंटर में, उसी प्रकार का लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है स्टेट में, तो एक कंटिन्यूइंग चेंबर है, मतलब इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। 1/3 मेंबर जो है हर दूसरे साल में यहाँ पर रिटायर होते हैं जिनका टर्म 6 ईयर का होता है, लाइक राज्यसभा यार। एंड दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। एंड जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, उसकी बात करें तो इसका जो ओथ है वो कौन लेता है? गवर्नर। एंड ऐसा कोई भी इंसान जिसको गवर्नर अगर नहीं है तो वो अपॉइंट कर सकता है। एंड विदाउट ओथ कैन नॉट वोट और पार्टिसिपेट इन द हाउस और नो प्रिविलेजेस। जब तक ये ओथ नहीं देंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं तब तक वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वहाँ पे वोट नहीं कर सकते, उनको वहाँ के प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एमएलएज और एमपीज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ, याद रखना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है इनका क्वालिफिकेशन। तो हमारे पास सिटीजन होने चाहिए, नॉट लेस देन 25 फॉर एमएलएज, लाइक 25 इक्वल टू एमएलएज, और हमने बताया था एमपीज के लिए भी यही है 30 इक्वल टू बराबर 30 से बराबर 30 से ज़्यादा फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड सेम फॉर एमपीज यार। एंड 25 से ज़्यादा 25 के बराबर फॉर एमएलएज और एमपीज। एंड ये सब्सक्राइब करेंगे ओथ जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर और ऐसा कोई इंसान जिसको गवर्नर ने अपॉइंट किया हो। अदर क्वालिफिकेशन जो कि पार्लियामेंट बता सकता है, तो ये बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ये, ठीक है। कुछ क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी दिए हुए हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए, लाइक जो एमएलसी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है मस्ट बी एन इलेक्टर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड फॉर नॉमिनेशन मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। एंड एमएलए को क्या बोलता है भाई? जो आरपीए 1951 है भाई, देखो 50 जो है वो कोर चीज़ों की बात करता है, इलेक्शन कैसे करना है इसके बारे में, है ना। बाकी जो 51 है आरपीए 1951 वो बाद में आया, तो ये हमारे पास क्वालिफिकेशन की बात करता है। 50 अबाउट जो आरपीए प्रेसिडेंट पीपल एक्ट 1950 जो है वो कोर थिंग्स की बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करेगा। क्वालिफिकेशन के बाद 1951 के अंदर बताया गया सो एमएलएज मस्ट बी इलेक्टर फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना गया। सपोज मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं रायगढ़ जिले का हूँ, तो रायगढ़ जिले कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं एक इलेक्टर होना चाहिए, मैं वहाँ पे वोट करता हूँ, तभी मैं वहाँ पर क्या बन सकता हूँ? एमपी बन सकता हूँ, एमपी बोलता हूँ, एमएलए बन सकता हूँ। एंड रिजर्व सीट्स मस्ट बी, जिस रिजर्व सीट्स में वो खड़ा हो रहा है, जैसे स्टेट्स के अंदर 12% अगर एससीज हैं तो उसमें रिजर्व सीट्स हैं, कुछ जगह सिर्फ और सिर्फ एससीज ही वहाँ से उठ पाएंगे या फिर कुछ जगह सिर्फ एसटीज ही उठ पाएंगे, तो उस रिजर्व सीट के खड़े होने के लिए मैं एसटी ही होना चाहिए। अगर रिजर्व सीट के लिए खड़ा हुआ हूँ तो एसटी सीट के लिए खड़ा हुआ हूँ तो एसटी ही होना चाहिए मेरे को। एंड डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है एमएलए एंड एमपी के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं था, मतलब गवर्नर के लिए नहीं था, है ना, प्रेसिडेंट के लिए था, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी था। एंड यहाँ पे एमएलए एंड एमपीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यार, क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो भी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो भी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से सावधान रहना।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अनसाउंड माइंड हो गया तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिक्लेयर्ड बाय दी कोर्ट तो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये सेम टाइप के लग रहे हैं हमारे पास। फॉर दी प्रेसिडेंट का इसी प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, प्लस वहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ दी गई है कि वहाँ पे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यार। ऑल्सो अगर सिटीजनशिप छोड़ दिया तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कोई नियम बनाया उसके अंदर वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मतलब कोई नियम बनाया कि इसमें ये फिट नहीं हो रहा है, कि कोई क्रिमिनल नहीं बन सकता, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। नाउ और भी डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो कि 1951 के अंदर है, तो 1951 के अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। सो जो 1951 का जो आरपीए है उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है एमएलए और एमपी के लिए, वही है कि अगर इलेक्शन ऑफेंस करता है, लाइक करप्ट प्रैक्टिस वो करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो अमाउंट जितना एक्सपेंस खर्चा हुआ है चुनाव के प्रचार में, वो अगर उसको फेल करता है लॉन्च करने में, बताने में तो टाइम से, तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड इन इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर एजेंसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 25% जहाँ पे है ना, इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी में 25% गवर्नमेंट शेयर, कहीं भी अगर 25% गवर्नमेंट शेयर है उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर वो इंटरेस्ट दिखाता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के पे ध्यान देता है, तो उस पर रुचि दिखाता है, वो करने की कोशिश करता है उसको अपना हासिल, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई प्रमोटिंग एनिमिटी, अगर आपस में कोई लड़ाई झगड़ा प्रमोट करने में ये दोषी साबित होता है तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पनिश्ड फॉर, देखो ये सब पनिशमेंट जो है वो आरपीए 1951 के अंदर है, आरपीए 1951 के अंदर, इसीलिए उतने वो ध्यान नहीं देते लोग, ठीक है। पनिश्ड फॉर प्रीचिंग प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम, क्या सोशल क्राइम करने के लिए उसको पनिश किया गया तो भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी, गवर्नमेंट सर्विस अगर करप्शन के लिए डिसमिस किया गया है तो उसको यहाँ पे नहीं कर सकते, क्या एमएलए और एमपी नहीं बना सकते। लाइक कोई सिविल सर्वेंट था करप्शन में, हाँ दोषी साबित कर दिया गया, तो फिर बाद में चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता भाई। एंड 2 साल से ज़्यादा किसी को जेल हो गई तो भी वो क्या नहीं कर सकता, चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड गवर्नर डिसीजन फाइनल होता है भाई, इसमें जो सीजन जो बोलता है उसमें कि भाई इसको क्या करना है, डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है, इसमें गवर्नर का डिसीजन फाइनल होता है। गवर्नर जो है वो किसके साथ कंसल्ट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। ना कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। लाइक अगर इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अगर 10th शेड्यूल जो कि बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉस की, तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। इसको डिसाइड कौन करता है, चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डिसीजन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन अंडर जुडिशियल रिव्यू यार, है ना, ये जो डिसीजन जो स्पीकर रहता है, अगर डिस्क्वालीफाई करना है एमएलए को एमपी को, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसमें क्योटो हॉलन केस ने बोला भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेकेंट सीट की बात करें तो डबल मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन टू दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ना, रिजिग्नेशन टू दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इस समय अगर 2 मेंबर्स रहते हैं तो 2 मेंबरशिप किसी का इंसान का है, कहीं दूसरी जगह से यहाँ पर खड़ा होकर जीत गया तो वैकेंट हो जाता है इलेक्शन, या फिर डिस्क्वालीफाई हो गया तो सीट वैकेंट हो जाता है, या फिर रेजिग्नेशन दे दिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किसी एमपी एमएलए या फिर एमएससी ने, तो ये वैकेंट हो जाता है सीट। अगर कोई मोर देन 7 दिन विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस अगर अब्सेंट रहा तो भी सीट उसका खाली हो जाएगा। ऐसा कोई भी रीज़न जो कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, अदर रीज़न लाइक इलेक्शन वॉइड, अगर हाउस से बाहर निकाल दिया गया, बिकम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो भी सीट वैकेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यार यहाँ पे स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें, तो जो इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है, ये अमॉन्ग द मेंबर स्पीकर को चूज़ किया जाता है एंड इन ऑफिस ड्यूरिंग लाइफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट असेंबली जब तक रहता है वो ऑफिस में, तब तक वो रहता है स्पीकर। वेकेंट कब हो जाएगा, सीजर्स टू बी एन एमएलए, वेकेट करना पड़ता है। रिज़ाइन किसको करता है, वो एमएलए अगर स्पीकर बना तो अब एमएलए नहीं रहेगा भाई, स्पीकर को वो डिज़ाइन रेजिग्नेशन देता है, सॉरी डिप्यूटी स्पीकर को देगा। स्पीकर जो है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ एमएलए या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का देगा। रिमूव कैसे किया सकता है, बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, जो कि इफेक्टिव मेजोरिटी है,
तो यहाँ पे भी इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है, लाइक प्रेसिडेंट के रिमूवल में, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में, स्पीकर के, डेप्यूटी स्पीकर के रिमूवल में यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी प्रकार का स्टेट में भी है भाई। यहाँ पे ड्यूटीज़ की बात करें तो स्पीकर का क्या ड्यूटी है भाई, टू मेंटेन डेकोरम, है ना, मतलब मेंटेन ऑर्डर, डेकोरम ऑफ द हाउस। फाइनल इंटरप्रेटर है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स का, रूल ऑफ प्रोसीजर्स का, कंडक्ट ऑफ बिजनेस का। लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट्स की बात करें तो वो इसका ड्यूटी है एडजर्न करता है, मतलब ब्रेक लाता है असेंबली में, सस्पेंड करता है मतलब एंड करता है मीटिंग को इन एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम क्या 101 से 10 तक है तो सस्पेंड कर देगा, ब्रेक लाएगा, चलो भाई छुट्टी थोड़ी देर के लिए, है ना। एडजर्नमेंट सीने मतलब कब, एडजर्नमेंट सीनेरियो मतलब कब तक छुट्टी पता नहीं, बट एडजर्नमेंट मतलब कुछ समय के लिए 1-2 घंटे के लिए रोक दिया, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। कौन करेगा, स्पीकर करेगा, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड अगर टाई होता है तो कौन वोट करेगा, स्पीकर। सीक्रेट मीटिंग ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, सीक्रेट मीटिंग करा सकता है भाई अगर जो लीडर ऑफ द हाउस है अगर वो रिक्वेस्ट करे तो। फाइनल डिसीजन ऑन मनी बिल किसका होता है, स्पीकर का होता है। फाइनल डिसीजन किसका होता है, स्पीकर का। डिसाइड करता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को, रूल कमिटीज़ को, जनरल पर्पस कमिटीज़ को। अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ ऑल कमिटीज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़। सैलरी की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करता है भाई जो स्पीकर है इसका सैलरी को। एंड इट इज चार्ज फ्रॉम द कॉन्सर्ट फंड ऑफ स्टेट एंड नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेशन की बात करें तो यहाँ पे समन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। गवर्नर स्टार्ट करता है, मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच का मैंने बताया भाई कितना हो सकता है यहाँ पे 6 मंथ, जो कि सेंटर में भी 6 मंथ था। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सस्पेंड करना सिटिंग को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, 2 घंटे 4 घंटे के लिए, ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। एडजॉर्नमेंट सीनेडिये मतलब एंड करना सिटिंग को फॉर इंडेफिनेट टाइम, 4 दिन 5 दिन 10 दिन कितना भी दिन हो सकता है। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, आफ्टर एडजॉर्नमेंट सीनेडिये नोटिस इशू किया जाता है गवर्नर के द्वारा फॉर प्रोरोगेशन, मतलब क्या करना है, सेशन को कंप्लीट करना है, नेक्स्ट सेशन में बैठेंगे, ठीक है, एंड करना। प्रोरोगेशन मतलब एंड करना। एंड गवर्नर कैन ऑल्सो प्रोरोगेट व्हेन हाउस इज इन सेशन, जब चल रहा हो तब भी ख़त्म कर सकता है। एडजॉर्नमेंट सीनेडी चलो 4 से 5 दिन के लिए बंद करते हैं, उस समय तो प्रोरोगेशन कर ही सकता है। जब हाउस सिटिंग में है, बैठे हुए हैं सब लोग, तो ये बोल सकते हैं चलो भाई आज से हम यहाँ पे सेशन को ख़त्म करते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग हाउस का ख़त्म हो जाना। सेशन तो हर साल में 3 बार होता है, हाउस का मतलब क्या, हर 5 साल में जो आने वाला था वो अब खत्म हो गया, 5 साल में आएगा ही नहीं, ये वाला अब नहीं बैठेगा, कुछ दूसरा वाला इलेक्शन कराना पड़ेगा। कोरम क्या है, 1/10 मेंबर या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इतने लोग होने चाहिए। यहाँ पे इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कोरम के अंदर, इतने लोग होने चाहिए यहाँ पे सिटिंग, वहाँ पे सिटिंग होने के लिए। अगर नो कोरम देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन एडजॉर्न और सस्पेंड। एक 1/10 लोग भी आके लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं बैठे हैं तो मीटिंग करने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। ऑर्डिनरी बिल्स की बात करें तो जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं ये कहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ओरिजिनेट कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ओरिजिनेट कर सकते हैं, लाइक दी सेंटर। एंड इट इज इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर ऑर्डिनरी बिल को। फर्स्ट रीडिंग की बात करें तो ट्रांसमिटेड फ्रॉम दी ओरिजिन हाउस टू द सेकेंड हाउस एंड डीम टू पास व्हेन बोथ हाउस एग्रीड विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, पास हो जाता है दोनों से। फॉर यूनिकैमरल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डायरेक्टली सेंड टू द गवर्नर, अगर एक ही हाउस है तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, तो अगर दोनों है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है तो पास थ्रू 3 रीडिंग्स एंड पास्ड विद अमेंडमेंट्स और रिटर्न टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पास्ड विद अमेंडमेंट्स 3 बार रीडिंग होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, है ना, कुछ अमेंडमेंट के साथ पास होता है फिर रिटर्न किया जाता है वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो विदाउट अमेंडमेंट अगर पास हो गया तो वो भी सही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विदाउट अमेंडमेंट पास कर सकता है, फिर बिल को रिजेक्ट कर सकता है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो 3 महीने तक लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको रख भी सकता है। एंड पास विदाउट अमेंडमेंट्स देन सेंड टू द गवर्नर फॉर द असेंट। इफ रिटर्न द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास बिल अगेन टू द काउंसिल एंड काउंसिल पास द बिल विद अमेंडमेंट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और रिजेक्ट और कीप, मतलब जो अमेंडमेंट के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल ने वापस भेजा उसको लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे या फिर पेंडिंग रख सकता है 1 महीने के लिए। बिल कंसिडर्ड पास, अगर 1 महीने के लिए पेंडिंग रख लिया तो दोनों जगह पास मान लिया जाएगा। सो अल्टीमेट पावर किसके पास है, पासिंग द बिल,
लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, एंड काउंसिल कैन कीप इट फॉर मैक्सिमम ऑफ 4 months। ठीक है, यहाँ से स्टेट से गया किसके पास, काउंसिल के पास, काउंसिल ने 3 महीने रखा सपोज और वापस से भेज दिया, फिर स्टेट ने फिर पास किया, तो ये काउंसिल अब कितने महीने तक रख सकता है, 1 महीने तक, मतलब मैक्सिमम कितना डिले कर सकता है काउंसिल पासेज ऑफ द बिल को, 4 month। नो जॉइंट सेशन फॉर डिसएग्रीमेंट ओवर द बिल, ऑर्डिनरी बिल के डिसएग्रीमेंट के लिए कोई भी जॉइंट सेशन नहीं होता, ये याद रखना, स्टेट में, सेंटर में होता है भाई। एसेंट ऑफ द गवर्नर की बात करें, जो बिल आया ठीक है गवर्नर के पास, तो उसको एसेंट दे सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अपना एसेंट नहीं दिया तो वो बिल खत्म। रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए हाउसेस को, लेटर अगर पास हो गया उस हाउसेस से तो उसको वापस से अपना सहमति देना पड़ेगा। सो लेटर मस्ट बी पास इफ रिटर्न बाय द हाउस विद और विदाउट अमेंडमेंट, एंड उसको रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कौन, गवर्नर। एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो रिजर्व किया है गवर्नर ने, उस पर अपना सहमति दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है सहमति को, या फिर उसको फिर से रिटर्न कर सकता है प्रेसिडेंट रिकंसिडर करने के लिए, है ना। एंड मस्ट रिकंसिडर, वो जो बिल को प्रेसिडेंट ने भेजा है उसको 6 महीने के अंदर रिकंसिडर करना पड़ेगा, ये टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का ये मतलब जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपना, है ना, प्रेसिडेंट नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव एसेंट इफ सेंट अगेन, फिर से इसको वापस से प्रेसिडेंट के पास भेजा, लाइक पार्लियामेंट्री बिल्स में लोकसभा राज्यसभा वापस से जब भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को अपना सहमति देना पड़ता है, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर फिर से उसको भेजा प्रेसिडेंट के पास तो उसका सहमति देना जरूरी नहीं है, नॉट ऑब्लिगेटरी यार। तो ये ऑर्डिनरी बिल्स की बात, ठीक है। ना अगर हम बात करें अबाउट द लैप्सिंग ऑफ द बिल की, तो जो बिल लैप्स कर जाते हैं, ठीक है, बिल्स दैट लैप्स, कौन कौन से बिल लैप्स कर जाते हैं, ठीक है, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग है, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट हुए हों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही, या फिर ट्रांसमिट किए गए हों स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, लेकिन पेंडिंग है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर लैप्स हुआ, डिजॉल्व हुआ, तो ये लैप्स कर जाएंगे। जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया है बट पेंडिंग है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर यहाँ पे डिसॉल्व हो गया तो ये बिल लैप्स कर जाएगा। डू नॉट लैप्स, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है बट नॉट पास्ड बाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आया ही नहीं है तो कहाँ से इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। पास्ड बाय बोथ दी हाउस बट पेंडिंग इन द गवर्नर और प्रेसिडेंट असेंट, तो भी वो लैप्स नहीं करेगा। इसको प्रेसिडेंट ने रिकंसिडर करने के लिए भेजा तो भी वो लैप्स नहीं करेगा। वोटिंग मेजोरिटी की बात करें तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है ऑल मैटर्स के लिए, स्पेशल फॉर रेजोल्यूशन ऑफ सर्टेन क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। तो ज़्यादातर चीज़ों के लिए सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए, बट अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है या फिर उसको हटाना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर स्पीकर को रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। कास्टिंग वोट होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अगर टाई हो गया तो। लैंग्वेज की बात करें तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश या फिर हिंदी होता है भाई लेजिस्लेचर के अंदर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब MLA मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। बट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो मदर टंग को यहाँ पे एक तरह से लैंग्वेज के तौर पे परमिट दे सकता है। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है इट इज़ ऑथराइज टू डिसाइड कि कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल करना है। राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट का, इट हैज़ द राइट टू स्पीक इन दी हाउस और कमेटी, बट कोई वोटिंग राइट नहीं होता यार किसका, एडवोकेट मतलब एडवोकेट जनरल का। ऑर्डिनरी बिल्स की बात कर ली। मनी बिल्स की बात करें तो मनी बिल जो है इट इज़ इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और एक मिनिस्टर ही इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, सेकंड हाउस में। आफ्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको पास कर दिया तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा सेकंड हाउस में। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ रेस्ट्रिक्टेड पावर मतलब उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता या फिर अमेंड नहीं कर सकता, उसको सिर्फ रिकमेंड कर सकता है कुछ चीज़ को या फिर रिटर्न कर सकता है विदिन 14 डेज। फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव ने एक्सेप्ट किया, पास किया, उसी को मॉडिफाई करके रिजेक्ट करके रिकमेंडेशन को, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ टू पास, ठीक है यार।
तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट रिटर्न विद इन 14 डेज, तो उसको पास माना जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 14 डेज डिले कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल को। एसेंट ऑफ द गवर्नर की बात करें तो गिव हिज असेंट, अपना कोई बिल में, मनी बिल में यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर जो है अपना असेंट दे सकता है, रोक भी सकता है, रिजर्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट असेंट के लिए। एंड प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो रखा गवर्नर ने उस पर भी असेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है। एंड कैन नॉट रिटर्न इफ इट इज, है ना, कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकन्सिडरेशन, मनी बिल को यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकता प्रेसिडेंट यार। एंड मनी बिल जिसको रिजर्व किया गया है फॉर प्रेसिडेंट, तो सरकारिया कमीशन ने क्या बोला, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए बनाया गया था 1983 से 88 तक, क्लासिफाइड बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट इन 3 कैटेगरीज। जो मनी बिल को रिजर्व किया गया सो 3 कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासीफाई किया। बिल्स मस्ट बी रिजर्व, इन बिल को मस्ट बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट। कौन कौन से बिल यार, विच डेरोगेट्स द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स, जो एंडेंजर करते हैं पोजीशन दैट काउंट हैज़ टू फिल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन यार। इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ को यहाँ पे रिजर्व करना पड़ेगा, ऐसा सरकारी कमीशन ने बोला। अट्रैक्ट प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 288, तो भी रिजर्व करना पड़ेगा 288 के साथ जो आर्टिकल है उसका रिलेटेड है तो। एंड विच फॉल्स अंडर 360 आर्टिकल, आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ रिलेटेड है। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ जो आर्टिकल रिलेटेड है उन सब मैटर्स को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करना पड़ेगा, किसको, गवर्नर को, ऐसा सरकारी कमीशन ने बोला है। सो बिल में बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, जो कि चाहे तो गवर्नर रिजर्व कर सकता है। ऐसा कौन कौन से बिल्स हैं यार, सिक्योरिंग इम्यूनिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 और 19, ऐसे बिल्स जो कि रिलेटेड हैं टू द सब्जेक्ट्स इन कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पे स्टेट एंड सेंटर दोनों नियम बना सकता है। ऐसे बिल्स दैट इंश्योर ऑपरेशन ऑफ प्रोविजंस डिस्पाइट देयर रिपगनेंसी टू अ यूनियन लॉ, एंड ऐसे बिल्स जो कि सिक्योर करते हैं प्रेसिडेंट का असेंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 245। एंड ऐसे बिल्स जो कि यहाँ पे इम्पोज करते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स विदाउट प्रायर सेंक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट, तो उसको ये रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर। एंड बिल्स जो कि यहाँ पे नॉट फॉलिंग अंडर एनी कैटेगरी बट मे बी रिजर्व अंडर आर्टिकल 200, किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं बट करना चाहिए, रिजर्व रखना चाहिए, तो वो सबको रिजर्व कर सकता है यहाँ पे गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए। ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का यार यहाँ पे पोजीशन की बात करें ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पोजीशन की बात करें ना, सो पोजीशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो स्टेटस जो है वो किन किन मामले में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ बराबर है, लाइक पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, या फिर अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर, या फिर जो सिलेक्शन है मिनिस्टर्स का इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, दोनों का बराबरी है यहाँ पे। रिपोर्ट्स फ्रॉम CAG, स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड लार्ज जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इन सब मैटर्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दोनों का बराबर है, पावर बराबर है। बट अनइक्वल स्टेटस है कुछ मामलों में, लाइक इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रीवेल्स, दोनों में लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिसएग्रीमेंट हुआ तो उसका असेंबली वालों का बात माना जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस, अमेंड, रिजेक्ट अ मनी बिल, ठीक है, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड ओनली स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ओनली डिस्कस बजट, उस पर वोट नहीं कर सकता। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हैज़ नो से इन रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पास होगा बिकॉज इलेक्टेड मेंबर्स तो वही हैं। एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब भाई चाहेगा नहीं स्टेट असेंबली तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनता नहीं। नाउ प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर की बात करें तो इसके अंदर कुछ प्रिविलेजेस भी हैं, लाइक कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करें तो पब्लिश कर सकते हैं रिपोर्ट, डिबेट्स, प्रोसीडिंग्स यार यहाँ पे। राइट टू प्रोहिबिट अदर फ्रॉम पब्लिशिंग, दूसरे को यहाँ पे रोक सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें, होल्ड सीक्रेट मीटिंग यार, कलेक्टिव, दोनों कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करें
सो वो जो मेंबर्स हैं, दे रूल्स टू रेगुलेट ओन प्रोसीजर्स, कंडक्ट इट्स ओन बिजनेस, एडजुडिकेट ऑन दैम, पनिश कर सकते हैं मेंबर्स को, आउटसाइड्स को पनिश कर सकते हैं फॉर ब्रीच, है ना। राइट्स टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ डिटेंशन या कन्विक्शन और इम्प्रिजनमेंट। इंडिविजुअल क्या क्या इनके पास प्रिविलेजेस हैं, मेंबर्स आर नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग दिस सेशन और 40 डेज बिफोर बिगनिंग एंड 40 डेज आफ्टर बिगनिंग ऑफ सच सेशन। ये हमारे पास दोनों का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बात कर रहे हैं, मतलब जो एमएलएस और एमएलसीज हैं उनकी, है ना। सिविल केसेस में आप 40 दिन पहले सेशन के और 40 दिन बाद सेशन के यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, अटेंड नहीं कर, अरेस्ट नहीं कर सकते यार। क्रिमिनल केसेस में कर सकते हो, सिविल केसेस में नहीं कर सकते। ये भी था भाई हमारे पास, पार्लियामेंट में भी था यही। फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉट लायबल टू एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर मैटर सेड इन द फुल। अगर सपोज करो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ भी बोले, कोर्ट में उसको नहीं घसीट सकता, कोई कोर्ट में पेश नहीं कर सकता कि भाई तूने ऐसा कैसे क्यों बोल दिया। एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस, गिव एविडेंस और टू अपीयर विटनेस इन पेंडिंग मैटर्स व्हेन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन, है ना। जूरी सर्विस में नहीं जा सकता, एक एविडेंस के तौर पे उनको प्रस्तुत नहीं कर सकते जब सेशन चल रहा हो लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट दी स्टेट लेजिस्लेचर।